औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वअहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो पीड्स है, पीडियाट्रिक्स, और जो टॉपिक है वो सीपी है, सेरेब्रल पॉल्सी। सेरेब्रल पॉल्सी के अंदर हम इसकी फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे और इसको समझने और याद करने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। स्पास्टिक सीपी होता है, कोरियाथिटाइड सीपी होता है, डिस्टोनिक सीपी होता है, एटैक्सिक सीपी होता है और मिक्स्ड सीपी होता है। इन सब के बारे में हम जानेंगे और कोशिश करेंगे। जी, सबसे पहले स्पास्टिक सीपी। तो जो स्पास्टिक है, पहले पता चल रहा है इसके अंदर जो मसल टोन होगी वो इंक्रीज्ड होगी और जो मसल्स होंगे वो अकड़े होंगे। तो इसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म एंड अकाउंट्स फॉर 70% to 75% ऑफ द केसेस। ये सबसे ज़्यादा होने वाली सीपी है। तो ये हमने याद करने के सबसे ज़्यादा जो सीपी पाई जाती है वो स्पास्टिक होती है। अक्सर जो बच्चे जो सीपी के साथ होते हैं वो अकड़े होते हैं, उनकी चीज़ें, उनके लोअर लिम्ब अपर लिम्ब स्पास्टिक होते हैं। और इट इज़ आल्सो नोन एज पैरामिडल सेरेब्रल पॉल्सी। तो ये याद रख लेना है कि जो स्पास्टिक सीपी है उसको हम पैरामिडल सीपी भी कहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर स्पास्टिसिटी होगी उसको हमने क्या नाम दे दिया, वो पैरामिडल सीपी है। फिर स्पास्टिसिटी इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ टोन कैरेक्टराइज्ड बाय द इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू द स्ट्रेच। तो ये क्या है, ये टोन का डिसऑर्डर है। इसके अंदर जो टोन है वो ज़्यादा हो गई हुई है। और इंक्रीज रेजिस्टेंस टू स्ट्रेच, जब भी आप किसी भी मसल को स्ट्रेच करोगे तो उसमें बहुत रेजिस्टेंस आएगी, रुकावट आएगी, क्योंकि वो इतने अकड़े हुए हैं कि जब आप स्ट्रेच दोगे तो आपको रेजिस्टेंस फील होगी। बीच में लेसन अब्रप्टली फिर उसने कहा है कि वो रेजिस्टेंस वगैरह कम भी हो जाती है। और फिर इसके अलावा इट इज़ काज्ड विद द डैमेज टू द अपर मोटर न्यूरॉन इन द कॉर्टेक्स और अलॉन्ग द पैथवेज। तो ये किस वजह से होता है जी, अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर डैमेज हो जाता है, क्योंकि हमने जहाँ पे टोन ज़्यादा होती है तो एक्चुअली वो अपर मोटर न्यूरॉन लियन ही होता है इन द कॉर्टेक्स और अलॉन्ग द पैथवेज विच टर्मिनेट, या फिर उन पैथवेज में या तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं, उधर अपर मोटर न्यूरॉन लियन होता है, या फिर द पैथवेज विच टर्मिनेट इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो हमने 3-4 बातें देखी। हमने कहा बहुत ही कॉमन है स्पास्टिक सेरेब्रल पॉल्सी, बहुत ज़्यादा बच्चे हमें इसी के मिलते हैं और 70 से 75% इसके केसेस आते हैं। और फिर हमने इसका दूसरा नाम भी दे दिया, हमने कहा जी इसको हम पैरामिडल सेरेब्रल पॉल्सी भी कहते हैं। और ये टोन का डिसऑर्डर है और जिसके अंदर जब स्ट्रेच करते हैं तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिलती है। और इट इज़ डैमेज, इट इज़ काज विद द डैमेज टू द अपर मोटर न्यूरॉन इन द कॉर्टेक्स। और ये किस वजह से होता है, डैमेज हो जाता है अपर मोटर न्यूरॉन और कॉर्टेक्स के अंदर, या फिर द टर्मिनल पाथवेज जो होते हैं, या पाथवेज विच टर्मिनेट इन द स्पाइनल कॉर्ड, या उन पाथवेज की प्रॉब्लम है ये अपर मोटर न्यूरॉन जो कि स्पाइनल कॉर्ड में टर्मिनेट हो रहे होते हैं। फिर आ जाता है जी स्पास्टिक मसल्स आर कंटिन्यूसली कंट्रैक्टिंग। दैट्स सी बात है, जो मसल अकड़े हुए हैं, जो मसल स्पास्टिक हुए हैं, वो कंट्रैक्शन की वजह से उनके अंदर इतनी ज़्यादा कंट्रैक्शन आई हुई थी तो वो कंटिन्यूसली कंट्रैक्ट करते रहते हैं। तो देयर इज़ अपेरेंट वीकनेस ऑफ देयर एंटागनिस्ट। तो फिर उनके कंट्रैक्ट करने की वजह से जो उनके एंटागनिस्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। क्योंकि एगोनिस्ट जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो दूसरे लेंथन हो जाएंगे, रिलैक्स्ड लेंथन हो जाएंगे, और इतनी देर लेंथन रहने की वजह से वो वीक हो जाते हैं, एंटागनिस्ट वीक हो जाएंगे। अब नॉर्मल पोजीशन ऑफ द जॉइंट ऑन विच दे एक्ट, और फिर जो जॉइंट की पोजीशन होगी वो ठीक नहीं, जो चीज़ अकड़ी हो खींच खींच के वो मसल वो उस जॉइंट को भी अब नॉर्मल पोजीशन में ले जाती है। फिर अब नॉर्मल पोस्चर्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विद एंटी ग्रेविटी मसल्स। तो जो हमारा पोस्चर मेंटेन ही कौन कर रहे होते हैं, एंटी ग्रेविटी जो मसल्स हैं, ग्रेविटी के खिलाफ वर्क करके हम अगर खड़े हैं बैठे हुए हैं तो एंटी ग्रेविटी मसल्स वर्क कर रहे होते हैं। तो उसने कहा कि अगर पोस्चर किसी का एबनॉर्मल है तो वो एंटी ग्रेविटी मसल्स की वजह से ही होता है, जो कि एक्सटेंसर्स आ जाते हैं हमारे लेग के, जैसे कि हैमस्ट्रिंग्स होते हैं ना, लेग के एक्सटेंसर्स की वजह से जो कि एंटी ग्रेविटी मसल है उसकी वजह से एबनॉर्मल पोस्चर आएगा। और फ्लेक्सर्स इन द आर्म, जो कि हमारा हमें पता है बाइसेप है। तो एक्सटेंसर्स, इसको याद ऐसे करना है कि जो पोस्टर प्रॉब्लम आ रही है वो किस वजह से आ रही है, एंटी ग्रेविटी मसल्स की वजह से आ रही है। एक्सटेंसर्स ठीक से काम नहीं उनके कर रहे, और जो फ्लेक्सर्स हैं वो काम ठीक से नहीं कर रहे। फिर आ जाता है डिफॉर्मिटीज़ ऑफ द जॉइंट डेवलप विच में बिकम फिक्स्ड कंट्रैक्चर्स विद द टाइम। तो कंट्रैक्चर्स डिफॉर्मिटीज़ जॉइंट की कैसे डेवलप होती हैं, क्योंकि उधर जॉइंट के ऊपर कंट्रैक्चर्स बने होते हैं, जिस तरह फ्लेक्शन कंट्रैक्चर नी के ऊपर बन जाता है, हिप फ्लेक्शन कंट्रैक्चर, ठीक है। तो जॉइंट की डिफॉर्मिटीज़ में उसने हमें बता दिया है कि वहाँ पर कंट्रैक्चर्स बने होंगे। फिर आ जाता है जो चेंजेस इन द स्पास्टिसिटी एंड पोस्चर में आकर विद एक्साइटमेंट। फिर उसने बता दिया कि स्पास्टिसिटी किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है, किस वजह से स्पास्टिसिटी के अंदर चेंज आ रहा होता है। तो स्पास्टिसिटी और पोस्चर दोनों के अंदर चेंज आ रहा होता है। एक्साइटमेंट, अगर बच्चा एक्साइटेड है तो उसकी जो स्पास्टिसिटी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, या वो फियर है
या उसको कोई डर लग गया, अचानक वो डर गया है, या उसको कोई एनजाइटी है, या उसको पेन है विच इंक्रीज द मसल टेंशन, तो इस वजह से मसल टेंशन, तो उसने हमें बता दिया कि स्पेस्टिसिटी किस वजह से चेंज हो रही होती है। जो चेंज इन द स्पेस्टिसिटी एंड पोस्चर में आकर विद एक्साइटमेंट, जब बच्चा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है तब हो सकता है। जो फियर और एनजाइटी, फियर है उसको, कोई एनजाइटी है, और विच इंक्रीज द मसल टेंशन, जिसकी वजह से मसल टेंशन इंक्रीज हो जाती है। फिर आ जाता है जी शिफ्ट इन द स्पेस्टिसिटी अकर इन द सेम अफेक्टेड पार्ट्स ऑफ द बॉडी और फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर उन्होंने बता दिया कि जो स्पेस्टिसिटी होती है वो शिफ्ट कर जाती है एक पार्ट ऑफ द बॉडी से, वन पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में चली जाती है। और स्टिमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल रिएक्शंस, इस तरह क्या होता है कि एबनॉर्मल जो रिएक्शन होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो स्पेस्टिसिटी का हमने ट्रांसफ़र देख लिया कि इट अकर इन द सेम अफेक्टेड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और शिफ्ट्स उसका सेम पार्ट में होती है और एक पार्ट से दूसरे। चेंजेस इन द स्पेस्टिसिटी आर सेम विद द चेंजेस ऑफ द पोजीशन इन सम चिल्ड्रन। तो ये एमसीक्यू वाइज भी चीज़ें याद रखनी है, पता होना चाहिए आपको कि जब पोजीशन चेंज करते हैं तो स्पेस्टिसिटी के अंदर चेंज आ जाता है। पोजीशन ऑफ द हेड एंड नेक में अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पेस्टिसिटी। जब बच्चे की हम पोजीशनिंग करते हैं, उसकी हेड को फ्लेक्स कर रहे हैं या नेक को फ्लेक्स कर रहे हैं, तो इसकी वजह से स्पेस्टिसिटी के अंदर भी चेंज आता है, वो भी अफेक्ट होती है। सडन और फास्ट मूवमेंट्स रेदर देन स्लो मूवमेंट्स इंक्रीज द फास्ट मूवमेंट्स की वजह से, अगर कोई बच्चा बहुत तेज़ मूवमेंट कर रहे हैं या हम उसकी मूवमेंट तेज़ करा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी स्पेस्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है। फास्ट मूवमेंट्स, ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है, ठीक है। सो फास्ट मूवमेंट्स की वजह से इंक्रीज हो जाती है स्पेस्टिसिटी। फिर को कंट्रैक्शन ऑफ एगोनिस्ट विद एंटागोनिस्ट इंस्टेड ऑफ नॉर्मल रेस्ट। पहले तो हमने ऊपर बात की थी कि जब एगोनिस्ट थे या फिर जो भी मसल्स थे वो बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट रहने की वजह से जो दूसरे मसल्स थे वो वीक हो जाते हैं, ये बात हमने पढ़ी थी, ऊपर ही कहीं पढ़ी है हमने। हाँ जी, अब नॉर्मल पोस्चर, फिर उसकी वजह से पोस्चर चेंज हो जाता है। अच्छा, एंटी ग्रेविटी मसल्स की बात की थी। हाँ, देयर इज़ अपेरेंट वीकनेस लीडिंग टू द नॉर्मल पोजीशंस, अब नॉर्मल पोजीशन ऑफ द जॉइंट इन विच दे एक्ट। तो अब नॉर्मल पोजीशन हो गई थी जॉइंट की, ऊपर वाला पॉइंट है सबसे। तो हमने देखा था कि एक मसल बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट कर रहा है, तो दूसरा अगर रिलैक्स कर रहा है, लेंथन हो गया, वीक हो गया, तो जो पोजीशन ऑफ जॉइंट होती है ना, वो थोड़ी सी अब नॉर्मल हो जाती है, जॉइंट की पोजीशन अब नॉर्मल हो जाती है। लेकिन इधर हमने क्या देखा है, आखिरी पॉइंट को कंट्रैक्शन ऑफ द एगोनिस्ट विद एंटागोनिस्ट। जब एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों एक साथ कंट्रैक्ट करेंगे तो वो भी हो जाता है, दोनों एक साथ भी कंट्रैक्ट कर सकते हैं, बजाय कि एक रेसिप्रोकल रिलैक्सेशन एक रिलैक्स करे, तो दोनों ही एक साथ कंट्रैक्ट कर जाते हैं। तो ये भी स्पेस्टिक टाइप में होता है। फिर लिखा हुआ वॉलंटरी मूवमेंट्स आर डायरेक्टली अफेक्टेड एज पुअर पोस्चरल कंट्रोल इंटरफेयर्स विद देयर एफिशिएंसी क्रिएटिंग वीकनेस ऑफ बोथ पोस्चरल मसल्स एंड वॉलंटरी सिनर्जीज। फिर लिखा हुआ है कि जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं जी वो डायरेक्टली अफेक्ट हो जाती हैं एज पुअर पोस्चर कंट्रोल, क्योंकि जो पोस्चर है वो भी ठीक नहीं है, रॉन्ग पोस्चर है और उसका कंट्रोल भी नहीं है, और वो एफिशिएंसी इंटरफेयर विद द एफिशिएंसी क्रिएटिंग वीकनेस, और इस तरह पोस्चर मसल्स क्या हो जाते हैं, वीक भी हो जाते हैं और वॉलंटरी सिनर्जीज बन जाती हैं। ये वाला जो था इसको हम इतना डिटेल से नहीं पढ़ा हमने, कि जो हम अपनी मर्ज़ी से मूवमेंट कर रहे होते हैं वो किस तरह अफेक्टेड हो रही होती हैं, आपका जो पोस्चर होता है वो ठीक नहीं होता। तो ये वाली लाइन ऐसे ही है। फिर सेंसरी लॉस ओकेजनली अकर इन द हेमीप्लेजिया विद विजुअल फील्ड लॉस एंड लैक ऑफ द सेंसेशन इन द हैंड। तो ये पता होना चाहिए कि सेंसरी लॉस कौन सा होता है जी, हेमीप्लेजिया के पेशेंट्स के अंदर विद विजुअल फील्ड लॉस। उसके जो विजुअल फील्ड होती है ना, एक बंदा सीधा देख रहे साथ उसके फील्ड होती है, उसको कोने से नज़र आ रहा होता है कि ये चीज़ है मेरे साथ, तो ये फील्ड विजुअल फील्ड होती है, वो उसका लॉस हो जाता है। जो सेंसरी उसने हमें लॉस बता दी हेमीप्लेजिया के साथ। तो लैक ऑफ सेंसेशन इन द हैंड, हाथ के अंदर सेंसेशन ही कोई नहीं आती। तो स्पेस्टिसिटी में हमने याद रखना है कि अगर कोई बच्चा स्पेस्टिक है, सीपी है, तो उसका विजुअल फील्ड लॉस हो सकता है और उसको सेंसेशन नहीं आती हैंड के अंदर। फिर आ जाता है परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स स्पेशली ऑफ द बॉडी और मोर कॉमन इन द स्पेस्टिक टाइप। परसीव करना किसी चीज़ को, परसीव करना, तो ये प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं ऑफ द ख़ास तौर पर अपनी बॉडी के लिए, और कॉमन इन द स्पेसिफिक टाइप के, वो उसको नहीं समझ आ रही होती कि मेरी बॉडी में क्या सेंसेशंस आ रही हैं, क्या हो रहा है, तो वो परसेप्शनल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसकी। फिर पुअर रेस्पायरेशन विद लेडर रिब केज एबनॉर्मलिटीज़ में एग्जिस्ट। तो ये पुअर रेस्पायरेशन की भी बात कर लिया है जी, पुअर रेस्पायरेशन होती है, साथ साथ रिब केज के अंदर भी एबनॉर्मलिटी आ जाती है और फीडिंग प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट। तो हमने ये स्पेसिफिसिटी सारी पढ़ ली है, इसके अंदर हम फ़ौरन से देख लेते हैं हमने पढ़ा क्या है। हमने देखा कि बहुत कॉमन होती है, फिर इसको हमने पैरामिडल सेरेब्रल सीपी का भी नाम दिया, ये पैरामिडल सीपी भी होती है। और फिर उसने हमें बता दिया है कि ये टोन का डिसऑर्डर होता है और इंक्रीज रेजिस्टेंस टू स्ट्रेच, जब स्ट्रेच देते हैं तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आती है।
फिर अपर मोटर न्यूरॉन की प्रॉब्लम होती है कॉर्टेक्स के अंदर, या फिर उन पाथवेज में जो कि स्पाइनल कॉर्ड पे एंड हो रहे होते हैं, या तो कॉर्टेक्स के अंदर या फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होता है, अपर मोटर न्यूरॉन प्रॉब्लम आती है। फिर स्पास्टिसिटी में क्या होता है, जो कंटिन्यूसली मसल्स कंट्रैक्ट कर रहे थे और जो दूसरे मसल्स फिर वीक हो जाते हैं, मसल्स का तो जो अपेरेंट वीकनेस हो जाती है, एंटागनिस्ट वीक हो जाते हैं, एक बहुत ज़्यादा कंट्रैक्टेड फॉर्म में रहते हैं, दूसरे साइड पे एंटागनिस्ट वीक हो जाते हैं और जॉइंट की पोजीशन एबनॉर्मल हो जाती है। फिर हमने कहा कि एबनॉर्मल पोस्चर्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विद एंटी ग्रेविटी मसल्स। फिर जो एबनॉर्मल पोस्चर क्यों ख़राब होता है जी, एंटी ग्रेविटी मसल्स की वजह से। और एंटी ग्रेविटी मसल्स में उसने एग्जांपल दे दी है, एक्सटेंसर्स आ जाते हैं हमारे लेग के, और अपर आर्म में उसने हमें बता दिया फ्लेक्सर्स इन दी आर्म। इनकी वजह ये एंटी ग्रेविटी अगर ये ठीक ना काम कर रहे हो तो पोस्चर सारा ख़राब हो जाता है। फिर डिफॉर्मिटीज़ ऑफ द जॉइंट डेवलप विच में बिकम फिक्स्ड कंट्रैक्शंस विद द टाइम। तो जॉइंट की डिफॉर्मिटीज़ डेवलप हो रही होती हैं, ओके, जो कि और साथ साथ कंट्रैक्चर्स बन जाते हैं विच में बिकम फिक्स्ड कंट्रैक्चर्स, हमेशा के लिए वहाँ पर कंट्रैक्चर्स बन गए होते हैं। फिर चेंजेस इन स्पास्टिसिटी एंड पोस्चर में अकर विद एक्साइटमेंट। तो जो एक्साइटमेंट है, अगर फियर है, एनजाइटी है, पेन है, तो स्पास्टिसिटी के अंदर चेंज आ जाता है। और स्पास्टिसिटी एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट के अंदर ट्रैवल भी कर जाती है। और स्पास्टिसिटी के अंदर लिखा है कि वो चेंज इन पोजीशन के साथ भी अफेक्टेड होती है। पोजीशन ऑफ हेड एंड नेक में अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अगर बच्चे की हेड और नेक की क्या पोजीशन की जा रही होती है वो भी स्पास्टिसिटी को चेंज कर रही होती है। और फास्ट जो मूवमेंट्स होती हैं, सडन या फास्ट मूवमेंट्स होती हैं, वो भी इंक्रीज़ कर देती हैं स्पास्टिसिटी को। और को कंट्रैक्शन होती है जी एगोनिस्ट की भी और एंटागोनिस्ट की, इंस्टेड ऑफ नॉर्मल रेसिप्रोकल रिलैक्सेशन, ये चीज़ें भी आती हैं जी स्पास्टिसिटी में। फिर सेंसरी लॉस ओकेजनली अकर इन हेमिप्लेजिया। जब सेंसरी लॉस हेमिप्लेजिया में होता है तो वो कौन सा सेंसरी लॉस होता है, विजुअल फील्ड लॉस हो जाती है और हाथ के अंदर सेंसेशन कोई नहीं रहती। परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स स्पेशली ऑफ द बॉडी और मोर कॉमन इन द स्पेसिफिक टाइप। अगर तो जो परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी की वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। परसीव करना, ठीक से परसीव ना कर पाना, ये भी कॉमन होती है। और रिस्पायरेशन की हमने बात की थी, तो ये सारी बातें माइंड में रखना थोड़ा एक सीक्वेंस में थोड़ा है काम। तो पुअर रिस्पायरेशन विद रिस्पायरेशन ठीक नहीं होती और रिब केज की भी एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। फिर एथिटॉइड दूसरी आ जाती है, एथिटॉइड डिस्काइनेटिक सेरिब्रल पॉल्सी। दिस इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स्ट्रा पैरामिडल सिस्टम। हमने कहा जो स्पेस्टिक थी उसके अंदर पैरामिडल सिस्टम था, जो सेकंड वाली याद रखनी है वो एथिटाइड होती है। और एथिटाइड वाली को उसने डिस्काइनेटिक का भी नाम दे दिया है। इसके काफ़ी नाम है, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दे दिया, डिस्काइनेटिक का भी नाम दे दिया। और इसके अंदर एक्स्ट्रा पैरामिडल सिस्टम इन्वॉल्व होता है। दिस इंक्लूड्स द डिस्टोनिक एंड ऊपर हमने कहा था ना डिस्टोनिक्स पे सी पी, कोरियो एथिटाइड सी पी, अलग करके लिखा होता है, लेकिन इधर हमने सारी इकट्ठी पढ़ लेनी है। डिस्टोनिक और कोरियाथिटाइड को हमने साथ ही पढ़ लेना है। और जो एथिटाइड होती है वो याद रखना है कि दिस इज़ द डैमेज इज सेंटर्ड ऑफ द बेजल गैंग्लिया। जो एथिटाइड होती है, जो डिस्काइनेटिक होती है, उसके अंदर जो डैमेज होता है वो बेजल गैंग्लिया के ऊपर होता है। कोरियाथिटोसिस इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली फाउंड विद द डैमेज टू द कार्डिएट न्यूक्लियस। जो कोरियाथिटोसिस होती है ना, सी से कोरिया होता है और सी से कार्डिएट न्यूक्लियस होता है। तो कोरियाथिटोसिस में जो बेसल गैंग्लिया के अंदर कार्डिएट न्यूक्लियस पाया जा रहा होता है वो डैमेज होता है। और डिस्टोनिया के अंदर डैमेज होता है ग्लोबस पैलिडस। और जो डिस्टोनिया वाली होती है उसके अंदर ग्लोबस पैलिडस। तो हमने कहा था ये दो चीज़ें इन्वॉल्व करता है, डिस्टोनिया और कोरियाथिटाइड। तो डिस्टोनिया में हमने ग्लोबस पैलिडस का नाम दे दिया और कोरियाथिटाइड में कार्डिएट न्यूक्लियस का नाम दे दिया, ग्लोबस पैलिडस। ये भी बेसल गैंग्लिया के सब चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें हमने देखी हैं। फिर एसिटोसिस की डेफिनेशन देखेंगे, कोरिक की डेफिनेशन देखेंगे और डिस्टोनिया की डेफिनेशन देखते हैं। हाँ जी, हमने पढ़ लिया था डिस्टोनिया ग्लोबस पैलिडस था और कोरिया एसिटाइज में कार्डिएट न्यूक्लियस था। अब हमने एसिटोसिस की डेफिनेशन देखनी थी। एसिटोसिस आर इनवॉलंटरी मूवमेंट्स दैट आर पर्पसलेस मूवमेंट्स विच में बी अनकंट्रोलेबल। हमने याद करना है, एक्चुअली हम रटा मारे होते, मैं नहीं समझ आ रही होती, लेकिन हमने इसको याद करना है कि जो एसिटोसिस होती हैं जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं, मतलब खुद ब खुद मूवमेंट्स हो रही होती हैं, पर्पसलेस मूवमेंट्स हो रही होती है। जिस तरह बंदा कोई शिवर कर रहा है, कोई कांप रहा है या उसके बाजू ऐसे हिली जा रहे हैं, तो वो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स है, उसकी मर्ज़ी से नहीं हो रही, उसका कोई पर्पस भी नहीं है और वो अनकंट्रोलेबल है। और बच्चा जो होता है, सीपी चाइल्ड होता है, वो इसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा होता। फिर उस मूवमेंट्स के बारे में बता दें, ये मूवमेंट स्लो भी होती हैं, ये मूवमेंट फास्ट भी हो रही होती हैं, ये मूवमेंट जर्की हो सकती हैं, कोई ट्रैमर हो सकता है, स्वाइपी और रोटेटरी पैटर्न हो सकते हैं। पैटर्न के अंदर एक ही पैटर्न के अंदर मूव करी जा रहा है, हाथ पाँव एक ही पैटर्न में बाजू मूव करी जा रहा है, और कभी कभी अनपैटर्न भी, कभी आगे कभी पीछे। तो उसने एथिटोसिस की डेफिनेशन बताई है कि ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स थी, ये पर्पसलेस है, कोई मकसद नहीं है और अनकंट्रोलेबल है, हम कंट्रोल भी नहीं इसको कर रहे। और ये मूवमेंट्स स्लो और फास्ट भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा उसने बताया कि जर्की टाइप ही होती हैं, जर्क लग सकता है, कोई ट्रैमर हो सकता है, स्वाइपिंग हो सकती है। इसमें से जो याद रह गया हमें, जर्की, ट्रैमर, स्वाइपिंग हो सकती है, रोटेटरी पैटर्न्स हो सकते हैं और दे भी अनपैटर्नड।
तो ये रोटेटरी पैटर्न्स हो सकते हैं जी और अनपैटर्नड हो सकते हैं जी। तो कोरिक मूवमेंट्स क्या होती हैं? आर रैपिड इनवॉलंटरी जर्क्स प्रेजेंट एट द रेस्ट विच आर इंक्रीज्ड बाय द वॉलंटरी मूवमेंट। तो कोरिक मूवमेंट्स क्या होती हैं जी? ये रैपिड इनवॉलंटरी जर्क्स होती हैं, बहुत ज़्यादा जो रैपिड जर्क्स लग रहे होते हैं लेकिन रेस्ट पर। इसकी डेफिनेशन में उसने रेस्ट की बात कर ली, ऊपर हमने कोई रेस्ट की बात नहीं कही है, ऊपर हमने बस कह दी है पर्पसलेस है, कोई मकसद ही नहीं है उसका, अनकंट्रोलेबल है और जर्की है, ट्रेमर है, रोटेटरी पैटर्न्स हो सकते हैं, अन पैटर्न हो सकती है, लेकिन रेस्ट की बात नहीं की। लेकिन इस इधर उसने बात कर दी, ये भी वो इनवॉलंटरी हैं दोनों की तरह, लेकिन ये रैपिड होती हैं, इसमें भी जर्क्स आते हैं लेकिन वो रेस्ट भी होते हैं, विच इज़ इंक्रीज बाय द वॉलंटरी मूवमेंट। लेकिन कोई जब इंसान वॉलंटरी मूवमेंट करता है, अपनी कोई पानी का गिलास पकड़ता है या कुछ करता है, वॉलंटरी मूवमेंट करता है, तो फिर इसके जो जर्क्स हैं वो इंक्रीज़ रहते हैं, लेकिन ऊपर नहीं थे हुए। कोरिक में हमने क्या देखा कि वॉलंटरी था, रैपिड वॉलंटरी जर्क्स थे, जर्क्स पड़ रहे थे, लेकिन आप रेस्ट कर रहे हो, लेटे हुए हो, बैठे हुए हो, तो वो जर्क्स पड़ रहे हैं और जब वॉलंटरी मूवमेंट करते हैं तब मज़ीद इंक्रीज़ हो जाता है। फिर डिस्टोनिया, टोन एक्चुअली रिलेटेड टू मसल ही होती है, तो डिस्टोनिया के बारे में भी देख लिया, जो कि हमने ग्लोबल पैराडाइस के साथ इसको रिलेट किया था, और कोरियक एसिडोसिस को हमने कॉर्डेट न्यूक्लियस के साथ बेसल गैंग्लिया के। तो फिर इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ द मसल टोन एक्सप्रेस्ड एज पोस्चर एबनॉर्मलिटी। तो इसके अंदर क्या होता है? ये भी डिसऑर्डर ऑफ मसल टोन होता है, एक्सप्रेस्ड एज पोस्चर एबनॉर्मलिटी। जब मसल की टोन ठीक नहीं होगी तो पोस्चर कैसे उसका ठीक हो सकता है? तो ये मसल टोन की प्रॉब्लम है और इसके अंदर पोस्चर ठीक नहीं होगा। इंटरमिटेंट कंट्रैक्टाइल स्पैज्म वेयर पर्पसफुल मूवमेंट्स आर डीफॉर्म्ड। तो इंटरमिटेंट कंट्रैक्टाइल स्पैज्म तो जो होगा, जो कंट्रैक्शन वाले स्पैज्म होते हैं, स्पैज्म से स्पैज्म में भी जा सकता है, और जो पर्पसफुल मूवमेंट्स नहीं हो पाएंगी, राइट, ठीक है, वो डिफॉर्म हो जाएंगी। तो ये भी मसल टोन की प्रॉब्लम थी, मसल टोन की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से पोस्चर एबनॉर्मलिटी एक्सप्रेस होती है एज पोस्चर एबनॉर्मलिटी। टोन की प्रॉब्लम है तो जो पोस्चर होगा, राइट, वो ठीक नहीं होगा। और फिर इंटरमिटेंट कंट्रैक्टाइल स्पैज्म, और ये क्या होता है जी? स्पैज्म पड़े होते हैं, वो भी इंटरमिटेंट, वक्फे वक्फे से कंट्रैक्टाइल स्पैज्म होते हैं वेयर पर्पसफुल मूवमेंट्स नहीं हो पाएंगी, राइट। तो डिस्टोनिया के अंदर स्पैज्म भी देखना, टोन तो खराब हुई थी लेकिन आपने इंटरमिटेंट कंट्रैक्टाइल स्पैज्म देखना है कि कंट्रैक्ट रह रह कर वो चीज़ स्पैज्म में चली गई हुई है, और पर्पसफुल मूवमेंट्स इधर भी डिफॉर्म हो जाती हैं। फिर आ जाता है एक्साइटमेंट और एनी फॉर्म ऑफ द इनसिक्योरिटी और एफर्ट टू मेक द वॉलंटरी मूवमेंट और इवन टू टैकल द मेंटल प्रॉब्लम इंक्रीज द इनवॉलंटरी मोशन। क्योंकि ये सारी इनवॉलंटरी मोशन ऊपर हमने स्पास्टिक में पढ़ा था, तो हमने एक्साइटमेंट की बात की थी, उधर भी स्ट्रेस और एनजाइटी की बात की थी कि उसकी वजह से स्पास्टिसिटी इंक्रीज़ हो रही होती है। इसी तरह इधर स्पास्टिसिटी तो नहीं है, इधर तो मूवमेंट्स ही हैं, एथिटोसिस हैं, जर्की मूवमेंट्स हैं, जो कि हमने कहा था रोटेटरी पैटर्न हो सकती है, अनपैटर्न हो सकती है। जर्की मूवमेंट्स हमने देखी थी, कोई स्वाइपिंग हमने देखा था वर्ड, जी। तो फिर इसके अंदर ये जो मूवमेंट्स हैं, ये एक्साइटमेंट की वजह से या फिर कोई इनसिक्योरिटी उस वजह से ये मूवमेंट्स इंक्रीज़ हो सकती हैं। एफर्ट टू मेक अ वॉलंटरी मूवमेंट, जब यहाँ कोई आप कोई काम करने लगे हो, कोई चीज़ उठाने लगे हो, कुछ वॉलंटरी मूवमेंट करने लगे, तो ये जर्की मूवमेंट्स आ सकती हैं। या फिर आप कोई मेंटल प्रॉब्लम डील कर रहे हो, कोई मेंटल प्रॉब्लम आपकी चल रही है, तो इसकी वजह से इनवॉलंटरी मोशन जो होती है वो इंक्रीज़ हो सकती है। फैक्टर्स विच डिक्रीज द एसिटोसिस, अब उसने कुछ हमें फैक्टर्स बताया कि कब ऐसा होगा कि आप इनवॉलंटरी मूवमेंट्स नहीं करोगे, आपको झटके नहीं आएंगे बच्चे को, किसी भी चाइल्ड को, तो वो कब होगा? फैक्टर्स विच डिक्रीज एसिडोसिस और फटीग, जब कोई बच्चा थक चुका है, फटीग है, या उसको नींद आ रही है, ड्राउजीनेस से है, या उसको बुखार हुआ है, या वो प्रोन लेइंग में है, उल्टा लेटा हुआ है, या फिर चाइल्ड की अटेंशन किसी जगह पर डीपली हेल्ड है, वो बहुत गौर से किसी चीज़ के अंदर मतलब है, इन्वॉल्व है, तो तब जाकर उसकी एसिडोसिस जो होंगे वो डिक्रीज़ हो जाएंगी। तो हमने क्या क्या देखा? उसकी फटीग देख ली, वो फटीग था, वो ड्राउजीनेस था, या उसको फीवर थी, या वो प्रोन लेंग था, या चाइल्ड अटेंशन बिंग डीपली हैड, या उसकी कहीं पे टेंशन लगी हुई थी। द चाइल्ड हैज़ अ सीवियर मोटर डिसेबिलिटी विद परसिस्टेंट नियोनेटल रिफ्लेक्सेस। जो चाइल्ड होता है जी, उसके क्या होते हैं? सीवियर मोटर डिसेबिलिटी होती है, वो मूवमेंट ठीक से नहीं कर पा रहा होता विद परसिस्टेंट नियोनेटल रिफ्लेक्सेस। तो ये एथिटोसिस और कोरियक एथिटोसिस, ये जो हम सारा कुछ पढ़ रहे हैं, डिस्टोनिया वगैरह, तीनों चीज़ें इकट्ठी पढ़ रहे थे, तो इसके अंदर उसने हमें क्या बताया? चाइल्ड हैज़ अ सीवियर मोटर डिसेबिलिटी, उसको ना मोटर डिसेबिलिटी होती है, वो ठीक से मूवमेंट कोई नहीं कर पा रहा होता, और उसके जो नियोनेटल रिफ्लेक्सेस हैं वो जो कि ख़त्म हो जाने चाहिए थे, एक आदत तक ख़त्म हो जाता है, लेकिन सीपी में उसने बताया कि एथिटॉइड सीपी के अंदर जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो ख़त्म नहीं होते, और रिफ्लेक्सेस ख़त्म नहीं होते, ट्रैमर्स और रिजिडिटी में भी फाउंड होके, तो ट्रैमर्स भी फाउंड हो सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि हमने कहा है कि
ये एक मतलब जर्की मूवमेंट्स जो हैं वही तो पढ़ रहे हैं, तो झटका उसको ट्रेमर के तौर पर भी लग सकता है। और रिजिडिटी जो मसल्स की हो जाती है, स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी दो डिफरेंट टर्म्स होती हैं, तो रिजिडिटी भी प्रेजेंट हो सकती है एथिटोसिस के अंदर, रिजिडिटी आ सकती है। और एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिस्पॉन्स जो होगा या रिफ्लेक्स होगा वो प्रेजेंट हो सकता है, ATNR एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिस्पॉन्स, ये वाला उसके अंदर जो स्लीपिंग पोजीशन में एक्चुअली होता है, जब बच्चा डिफरेंट मुँह करके डिफरेंट साइड करके सो रहा होता है, जो एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स होता है, एक साइड पे बाजू एक्सटेंड होती है दूसरी तरफ नहीं, तो ये उसके अंदर आ सकता है एथिटॉइड के अंदर। और पोस्चर रिफ्लेक्सेस अपीयर लेट, पोस्चर रिफ्लेक्सेस देर से अपीयर होते हैं। इन्फेंट्स आर यूजली हाइपोटोनिक विद मार्क्ड हेड लैग, जो इन्फेंट्स होते हैं वो हाइपोटोनिक होते हैं, उनके उनके जो टोन होती है वो इतनी कोई नहीं होती, मार्क्ड हेड लैग होता है और उनका ड्रोलिंग ऑफ स्लाइवा हो रहा होता है, फीडिंग डिफ़िकल्टीज आ रही होती हैं। इतनी ज़्यादा बातें उसने हमें बता दी हैं कि जो एथिटोसिस होता है उसके अंदर क्या होता है, इन्फेंट्स आर यूजली हाइपोटोनिक, उनकी जो टोन होती है वो कम हो गई होती है विद मार्क्ड हेड लैग, और उनका जो हेड लैग वो फील होगा एथिटोसिस के अंदर, जो कि जर्की मूवमेंट्स वाले कर रहे थे, टोन कम थी, हेड लैग था उनके अंदर, स्लाइवा ड्रूलिंग हो रहा होता है और उनको फीडिंग डिफ़िकल्टीज आ रही होती हैं। बहुत हाइपरटोनिया और हाइपरटोनिया में एक्सेस दोनों ही हाइपरटोन भी हो सकती है ये एथिटोसिस में। फिर पैरालिसिस ऑफ गेज मूवमेंट्स में अकर सो द एथिटॉइड्स में फाइंड डिफिकल्ट टू लुक अपवर्ड्स, तो फिर याद रखना है कि इनका गेज पैरालिसिस भी हो सकता है, उनको ऊपर देखने में मसला होता है, और मैं समटाइम्स आल्सो टू क्लोज देयर आइज़, तो इन लोगों को आँखें जर्की वाले पीपल में आपने याद रखना है कि उनकी ऊपर देखना उनको मुश्किल होगा और उनको आंखें बंद करना मुश्किल होगा। एथिटोसिस जनरली मैनिफेस्ट आफ्टर 1 ईयर ऑफ द एज। एथिटोसिस क्या होता है जी, वो कब मैनिफेस्ट होता है, आफ्टर 1 ईयर ऑफ द एज, जो कि जब 1 साल के बाद एथिटोसिस नज़र आती है, शुरू में नहीं नज़र आती, जब 1 साल का बच्चा हो जाता है या उसके बाद जाकर जो जर्की मूवमेंट्स और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, जो कि रोटेटरी पैटर्न मूवमेंट्स थी, अनपैटर्न थी, स्वाइपिंग मूवमेंट्स थी, वो ठीक है, वो हो सकती हैं। और इट में प्रेजेंट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द फेस एंड द टंग। और फिर उसने बता दिया है कि ये पूरी बॉडी पार्ट्स के अंदर जर्की मूवमेंट्स आ सकती हैं, खासतौर पे चेहरे के ऊपर भी अब नॉर्मल मसल कंट्रैक्शन हो सकती है और टंग के ऊपर भी। इट में अपीयर इन द हैंड्स और द फीट और इन द प्रॉक्सिमल जॉइंट्स और इन बोथ डिस्टल प्रॉक्सिमल जॉइंट्स। तो ये हाथ हाथ काँप रहे हैं, पाँव काँप रहे हैं या वो हो सकती है, लेकिन फिर उसने कहा है कि ये प्रॉक्सिमल जॉइंट्स में भी हो सकती है और डिस्टल में भी। फिर वॉलंटरी मूवमेंट्स आर पॉसिबल बट देयर में बी इनिशियल डिले बिफोर द मोमेंट इज़ बिगन। वॉलंटरी मूवमेंट्स बंदा कर सकता है लेकिन डिले हो जाएगा, थोड़ी सी देर से करेगा। तो एथिटोसिस के अंदर उसने कहा है कि वॉलंटरी मूवमेंट्स कर सकता है लेकिन इनिशियल डिले आ जाएगा, थोड़ा सा डिले आ जाएगा बिफोर द मूवमेंट इज़ बिगन। इनवॉलंटरी मूवमेंट में पार्शली और टोटली डिस्टर्ब द विल्ड मूवमेंट मेकिंग इट अनकोऑर्डिनेटेड। जो इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है, जो खुद ब खुद हो रही होती है, वो पार्शली और टोटली डिस्टर्ब कर देगी विल्ड मूवमेंट को, जो आप करना चाह रहे हो उसको वो ख़राब कर देगा, मेकिंग इट अनकोऑर्डिनेटेड, सारी अनकोऑर्डिनेशन हो जाएगी। देयर इज़ अ लैक ऑफ फाइनर मूवमेंट्स एंड वीकनेस, जो फाइन मूवमेंट्स होती हैं लिखने वगैरह की, क्योंकि आपको जर्क्स आ रहे हैं, अगर किसी बच्चे को जर्क्स आ रहे हैं तो वो कैसे अपनी विल्ड मूवमेंट कर सकता है, कैसे अपना काम ठीक से करेगा, तो वो फाइनल मूवमेंट्स नहीं कर सकता, ग्रास्पिंग और राइटिंग वगैरह वो नहीं कर सकता। सम एथिटॉइड्स आर अनेबल टू मेंटेन वेट ऑन देयर फीट, तो फिर एथिटॉइड डांस जो हमें बताया गया था कि सम एथिटॉइड्स आर अनेबल टू मेंटेन वेट ऑन देयर फीट, वो अपने पाँव के ऊपर वज़न भी नहीं रख सकते। कंटिन्यूअली विदड्रॉ देयर फीट अपवर्ड्स, और वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, अपने पाँव ऊपर की तरफ उठाते रहते हैं और अपवर्ड्स और आउटवर्ड उठाते हैं, और एक इस तरह के डांस बन जाता है एथिटाइड डांस। तो क्या देखा, वो अपना वज़न नहीं उठा सकते पाँव के ऊपर, तो वो फटाफट पाँव उठा लेते हैं। कंटिन्यू विदड्रॉ देयर फीट अपवर्ड्स, फिर अपना पाँव ऊपर उठाएंगे और अपवर्ड और आउटवर्ड उठाएंगे, इस तरह एक डांस बन जाता है एथिटाइड। दे मे टेक वेट ऑन वन फुट वाइल पाइंग और स्क्रैपिंग द ग्राउंड इन विदड्रॉल मोशन विद द अदर लेग। तो वो क्या करेंगे जी, एक टांग के ऊपर अपना वज़न उठाएंगे, जबकि जो दूसरा होगा पाँव, उसके ज़रिए स्क्रैपिंग द ग्राउंड, या तो वो ग्राउंड के ऊपर ऐसे स्क्रैपिंग सी करेंगे, पाइंग करेंगे, स्क्रैपिंग सी करेंगे इन अ विदड्रॉल मोशन, ऐसे विदड्रॉ जिस तरह करते हैं, पाँव उठाते हैं विदड्रॉ करते हैं, तो उस तरह करके वो पाइंग करेंगे और स्क्रैपिंग करेंगे। तो हमें पता चल गया कि वो अपना वज़न पाँव पर नहीं उठा सकते, नहीं डाल सकते पाँव पर, तो वो विदड्रॉ करते हैं अपने फीट्स को अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ठीक है, वो अपना पाँव ऊपर की तरफ उठाते हैं और आउटवर्ड की तरफ उठाते हैं, और इस तरह एटीट्यूड डांस बनता है। और दे में टेक 1 फुट वाइल पाइंग, और वो क्या करते हैं, एक फुट रखते हैं, उससे 1 फुट पे अपना वज़न उठाते हैं और दूसरे से पाइंग या स्क्रैपिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पे ऐसे स्क्रैप सा करते हैं,
और विड्रॉल मोशन के अंदर विद द अदर लेग स्टैंडिंग एंड वॉकिंग डिले हो जाती है। जो एथिटोसिस वाले बच्चे होते हैं, जबकि मूवमेंट्स वाले जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर स्टैंडिंग और वॉकिंग डिले हो जाती है। और फिर इंटेलिजेंस की अगर बात की जाए तो इज़ ऑफन प्रिजर्व्ड बट बिकॉज ऑफ द स्फीयर फिजिकल, ये हम किसी के अंदर भी डाल सकते हैं कि जो इंटेलिजेंस होती है वो सब के अंदर ही तकरीबन प्रिजर्व हो जाती है बिकॉज ऑफ द स्फीयर फिजिकल एंड कम्युनिकेटिव डिसेबिलिटीज़, क्योंकि इन लोगों की जो फिज़िकल और कम्युनिकेटिव डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो किसी से रब्ता नहीं कर रहे, वो फिज़िकली थोड़ा बहुत डिसेबल हैं, तो उनकी जो इंटेलिजेंस होती है वो थोड़ी बहुत अफेक्टेड हो जाती है और चिल्ड्रन के अंदर मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। अदरवाइज़ वो ठीक होते हैं। हेयरिंग लॉस ऑफ द स्पेसिफिक हाई फ्रिक्वेंसीज एसोसिएटेड विद एथिटॉइड्स, तो एथिटॉइड्स ऊपर हमने जो स्पास्टिक पढ़ा था उसके अंदर हमने विजन की बात की थी, विजुअल फील्ड लॉस हो गया था, ठीक है। तो इसके अंदर उसने हमें बता दिया हेयरिंग लॉस हो जाता है एथिटॉइड्स के अंदर, हेयरिंग लॉस ऑफ स्पेसिफिक हाई फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद एथिटॉइड्स। फिर इमोशनल लायबिलिटी इज़ मोर फ्रीक्वेंट दैन इन अदर सेरेब्रल पाल्सीज, तो ज़्यादा बाकियों की निस्बत इमोशनल लायबिलिटी किसके अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा कर रही है, इमोशनली वीक बंदा किसके अंदर होगा, एथिटोसिस वाले के अंदर, एथिटॉइड्स के अंदर, कोरिया एथिटॉइड्स के अंदर। फिर आर्टिकुलेटिंग स्पीच डिफ़िकल्टीज़, पहले हमने कहा सुनने में भी प्रॉब्लम हो रही है, फिर हम कहेंगे अब बता रहे हैं कि उसको बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। चाइल्ड ओरो मोटर प्रॉब्लम्स क्रिएट फीडिंग डिफ़िकल्टीज़, उसको जो ओरो मोटर प्रॉब्लम है, उसके जो ओरल मसल्स हैं वो ठीक नहीं है, तो उनको फीड करने में भी प्रॉब्लम होगी, खाने पीने में भी प्रॉब्लम होती है ऐसे बच्चों को। तो इमोशनल लायबिलिटी इज़ मोर फ्रीक्वेंट दैन इन अदर पॉलिसीज़, तो जो इमोशनल लायबिलिटी होती है वो हमने देख लिया कि मोर फ्रीक्वेंट होती है जी दैन इन अदर सेरिब्रल पॉलिसीज़, इमोशनली वो ज़्यादा लायबल होंगे। फिर स्पीच की बात कर ली, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, तो ये सब चीज़ें हमने देख ली, इमोशनली देख लिया, स्पीच वो बोल नहीं पाएगा, सांस ठीक से नहीं ले पा रहा और ओरो मोटर की वजह से फीडिंग डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर देख ली हैं। हमने कहा कि ये हमारे पास बेसल गैंग्लिया की प्रॉब्लम थी, हमने सब चीज़ें इसके अंदर बता दी हैं। डिस्टोनिक की भी बात कर ली है, कोरिया एथिटाइड की बात कर दी है, और डिस्टोनिया ग्लोबल पैलिडस कॉर्डेट न्यूक्लियस, और एथिटॉइड्स के अंदर इसकी डेफिनेशन देखी, जर्की मूवमेंट्स थी, ये एट रेस्ट होती हैं और वॉलंटरी मूवमेंट करने से इंक्रीज होती हैं। ये डिसऑर्डर ऑफ मसल टोन था जिसकी वजह से पोस्चर एबनॉर्मलिटी आ रही थी, पोस्चर ठीक से मेंटेन नहीं था। इंटरमिटेंट कंट्रैक्टाइल स्पैज़्म वेयर मूवमेंट्स आर डिफॉर्म्ड, तो वो उसके जो मसल्स थे वो कंट्रैक्टाइल स्पैज़्म में चले गए हुए थे और जो पर्पस जिसकी वजह से पर्पस मूवमेंट्स नहीं हो पा रही थी, ठीक है। टोन ख़राब थी, पोस्चर ख़राब था और कंट्रैक्टाइल स्पैज़्म में चला गया था। फिर एक्साइटमेंट की वजह से, इनसिक्योरिटी की वजह से, ये वॉलंटरी मूवमेंट की वजह से ये इनवॉलंटरी मोशन जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, कुछ फटीग की वजह से, फीवर की वजह से, उल्टा लेटने की वजह से ये कम भी हो जाती है और उसके परसिस्टेंट कुछ नियोनेटल रिफ्लेक्सेस अंदर रह जाते हैं, तो इस मेट्रिक्टोनिक नेक रिफ्लेक्स एसिडोसिस के अंदर रह जाएगा। पोस्ट रिफ्लेक्सेस ढेर से आते हैं। हाइपोटोनिक होता है हेड लैग, हमने इसके अंदर बात की। ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा एसिडोसिस के अंदर बात की, क्योंकि समझो ऐसे याद रखना है वो काम पर है, शीवर कर रहा है और उसका स्लाइवा मुंह से निकली जा रहा है, ठीक है। टोन कम है, फीडिंग प्रॉब्लम्स आ रही है, नीचे भी हमने फीडिंग वो खा नहीं पा रहा ठीक से, वो ठीक से नहीं खा पा रहा क्योंकि उसके ओरो मोटर प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी गेज़ की भी प्रॉब्लम देखी हमने कि वो ऊपर नहीं देख सकता, वो नीचे नहीं, वो ऊपर नहीं देख सकता और अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। ओके, तो जनरली मैनिफेस्ट 1 ईयर ऑफ द एज, 1 साल के बाद ये होती है तकरीबन, और प्रेजेंट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग फेस एंड टंग, और इसमें सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी आ जाते हैं, फेस एंड टंग आ जाता है। इट ओनली अपीयर इन द हैंड्स और फीट इन प्रॉक्सिमल जॉइंट्स, फिर ये प्रॉक्सिमल जॉइंट्स में भी होते हैं, हाँ हाथ और पाँव में भी होते हैं। ये उसने क्योंकि हैंड्स एंड फीट ज़रा डिस्टल करके हमारी डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ है ना, हाथ और पाँव डिस्टल होते हैं, आई थिंक सो या, जबकि ये प्रॉक्सिमल जॉइंट्स में भी हो सकते हैं। फिर इनवॉलंटरी मूवमेंट वास्टली डिस्टर्ब द वेल्ड मूवमेंट, जो आप करना चाहते हो फिर आप वो नहीं कर पाते, मेंटेन अपना वज़न नहीं कर पाते पाँव पे, और वो विड्रॉ कर लेते हैं अपने पाँव को ऊपर की तरफ, ऊपर और बाहर की तरफ, और एथेटाइड डांस के तौर पर आती है, वो पाँव ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, वज़न नहीं डाल पा रहे होते हैं, और टेक 1 फुट के ऊपर वज़न डालते हैं, जबकि दूसरे से पाएंगे स्क्रैपिंग करते हैं ग्राउंड पे, नो विड्रॉल मोशन, स्टैंडिंग और वॉकिंग डिले होती है, इंटेलिजेंस प्रिजर्व होती है, लेकिन फिजिकल और कम्युनिकेटिव डिसेबिलिटीज़ की वजह से अपीयर टू हैव मेंटल रिटार्डेशन। हेयरिंग लॉस ऑफ स्पेसिफिक हाई फ्रिक्वेंसीज एसोसिएटेड विद एथिटॉइड्स, हेयरिंग लॉस हो सकता है और जिसका वो भी हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें नहीं सुन सकते। इमोशनल लायबिलिटी इसके अंदर ज़्यादा होती है। आर्टिकुलेटिंग स्पीच डिफ़िकल्टीज़ एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स में भी प्रेजेंट, तो जो स्पीच डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं,
ठीक है जी, स्पीच डिफ़िकल्टीज़ प्रेजेंट होंगी, वो बच्चा ठीक से नहीं बोल पा रहेगा। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स इसके अंदर आ जाती हैं, ना बोल पा रहा है, ना सांस ठीक से ले पा रहा है, और फीडिंग डिफ़िकल्टीज़ भी आ जाती है। एंड वाली हमारी आखिरी रह गई है, एटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी रह गई है। एटैक्सिया इज़ काज्ड बाय द डैमेज टू द सेरिबेलम और इट्स पाथवेज। तो एटैक्सिया किस वजह से होता है? जब डैमेज होता है सेरिबेलम में। एटैक्सिया हमेशा याद रखना किस वजह से होता है? जब बैलेंस ख़राब होता है, जब सेरिबेलम इसके पाथवे ख़राब होते हैं। तो पहली लाइन हमें याद होगी कि डैमेज टू द सेरिबेलम होता है। फिर उसने कहा देयर इज़ अ पुअर फिक्सेशन ऑफ हेड, ट्रंक, शोल्डर एंड पेल्विक गर्डल्स। तो जो फिक्सेशन, बैलेंस ख़राब हो गया है, तो हमारी सारी चीज़ें बैलेंस मेंटेन कर रही होती हैं। अगर आपका हेड अपराइट है, हेड अपराइट होना चाहिए, ट्रंक और शोल्डर, पेल्विक गर्डर, शोल्डर आपका ठीक है, पेल्विक गर्डर ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसकी पुअर फिक्सेशन हो जाती है, जो हेड की, ट्रंक की और शोल्डर की और पेल्विक गर्डर्स की। ठीक है, पुअर फिक्सेशन की हमने बात याद कर लेनी, और ये एटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए हम इसको टाइम दे रहे हैं कि पुअर फिक्सेशन ऑफ हेड एंड ट्रंक हो गई है, और पेल्विक गर्डर्स की भी। फिर वॉलंटरी मूवमेंट्स आर प्रेजेंट बट अनकोऑर्डिनेटेड होती हैं, बैलेंस की प्रॉब्लम थी। और फिर वॉलंटरी जो मूवमेंट्स उसने हमें बताया है, मतलब इंसान अपनी मर्ज़ी से मूवमेंट्स तो करेगा, लेकिन वो अनकोऑर्डिनेटेड होंगे क्योंकि उसका बैलेंस ठीक नहीं है, वो काम ठीक से नहीं कर पा रहा, अनकोऑर्डिनेशन है। फिर द चाइल्ड ओवर ईचेज़ और अंडर ईचेज़ फॉर एन ऑब्जेक्ट, मतलब उसको अगर ये टेस्ट भी कराएंगे ना, अपने नाक के पास अपनी उंगली लेकर जाओ, जिसको हम फिंगर टू नोज़ टेस्ट कहते हैं। अच्छा, ठीक आने वाली है मुझे, ठीक है। तो वो ओवर रीचेज़ वो बिल्कुल सिमेट्री में नहीं करेगा, या तो ओवर रीच करेगा या फिर अंडर रीच करेगा ऑब्जेक्ट को, जिसको हमने डिसमेट्रिया का नाम दे दिया। इन्फेंट्स आर हाइपोटोनिक और इनएक्टिव होते हैं विद एक्सेसिव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स एंड पुअर मसल पावर। ओके, तो इन्फेंट्स क्या होंगे? हाइपोटोनिक हो सकते हैं। इन्फेंट्स क्या है? हाइपोटोनिक है, टोन कम है। इन्फेंट्स इनएक्टिव है विद एक्सेसिव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स, उनके जो जॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं और पुअर मसल पावर है। ठीक हो गया? यस, टोन भी कम है, ऊपर से इनएक्टिव है, ऊपर से जॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, और पुअर मसल पावर है, मसल्स के अंदर पावर भी कोई नहीं है। फिर हाइपो रिफ्लेक्सिया, तो इनके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो भी कम होते हैं। इंटेंशनल ट्रेमर बाय द एज ऑफ 2 ईयर्स, इसके अंदर भी ट्रेमर आते हैं बाय द एज ऑफ 2 ईयर्स। तो ये नहीं हमने कह देना कि इंटेंशनल ट्रेमर एथिटोसिस में ही आएगा, नो, एटैक्सिया के अंदर भी ट्रेमर आ रहे हैं बाय द एज ऑफ 2 ईयर्स। वॉकिंग इसके अंदर भी डिले है, गेट एटैक्सिक होगी और वाइड बेस्ड होगी। फिर सेरिबेलर साइंस आर प्रेजेंट, निस्टैग्मस इज हाउएवर रेयर। फिर उसने हमें बता दिया है जी, सेरिबेलर साइंस आर प्रेजेंट, जो सेरिबेलर होता है उसके साइंस प्रेजेंट होंगे, और निस्टैग्मस इज हाउएवर रेयर। ठीक है, बाकी साइंस तो प्रेजेंट है, लेकिन निस्टैग्मस नहीं होगा, जो डांसिंग आई बॉल होता है वो नहीं होगा। फिर एटैक्सिया में भी एसोसिएट विद स्पास्टिसिटी, अगर एटैक्सिया को उसने स्पास्टिसिटी के साथ रिलेट कर दिया ना, स्पास्टिसिटी के साथ जोड़ दिया, तो उसको हम एटैक्सिक डायप्लीजिया भी कहते हैं। फिर इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट अपीयर्स स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ विजुअल एंड परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स। तो इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट अपीयर होगी, वो बच्चा इंटेलेक्चुअली इतना ठीक नहीं होगा, और उसको विजुअल प्रॉब्लम्स होंगी और उसको परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स भी होंगी। ठीक है जी, हमने पढ़ लिया, सेरिबेलम की प्रॉब्लम थी, हेड ट्रंक, हेड एंड ट्रंक हो गया, शोल्डर और पेल्विक गर्डर, इनकी फिक्सेशन नहीं थी। वॉलंटरी मूवमेंट थी लेकिन अनकोऑर्डिनेटेड, क्योंकि बैलेंस ही ठीक नहीं है, तो वो काम कैसे ठीक से करेगा। ओवर रीचेज और अंडर रीचेज, ये भी याद रखना है कि एटैक्सिया के अंदर डिसमेट्रिया हो जाता है। फिर इन्फेंट्स क्या होते हैं? हाइपोटोनिक होते हैं, और टोन मतलब उनकी है ही कोई नहीं, और इनएक्टिव तो हैं वो, और साथ साथ फ्लेक्सिबल उसके जो उनके जॉइंट्स होते हैं, और मसल के अंदर पावर कोई नहीं होती, टोन ही नहीं है, पावर किधर से आनी है। हाइपो रिफ्लेक्सिया हो जाएगा। इंटेंशनल ट्रेमर इसके अंदर आते हैं जी 2 साल के बच्चों में। वॉकिंग इज़ डिलेड, देर से वॉक करेंगे। गेट इज़ एटैक्सिक एंड वाइड बेस्ड, जो गेट होती है वो क्या होती है? एटैक्सिक होगी, गेट ठीक से वो नहीं चल पा रहे, और सेरेब्रल साइंस तो होंगे, निस्टैग्मस नहीं होगा, और स्पेसिफिसिटी होगी जो कि डायप्लेजिया आता है, और इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ विजुअल एंड परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स। ठीक है, हमने ये वाली क्लासिफिकेशन देख ली है। आई थिंक सो अभी सिर्फ यही रखते हैं, वरना हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। बाकी मैंने अभी याद करनी है, फटाफट से हम इसकी दूसरी भी देख लेते हैं। हमने क्लासिफिकेशन यहाँ से शुरू हो रही है ना, टोपोग्राफिक क्लासिफिकेशन के अंदर बस ओवरव्यू ही देंगे
इसके अंदर हमने टेट्राप्लीजिया की बात करते हैं कि 4 लिम्स इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल लिम्स, आर्म्स आर इक्वली और मोर अफेक्टेड दैन द लेग्स। टेट्राप्लीजिया के अंदर ये चीज़ याद रखनी है कि जो आर्म होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, आर्म्स आर इक्वली या फिर ज़्यादा। टेट्राप्लीजिया के अंदर जो बाजू होंगे वो लेग्स की निस्बत ज़्यादा अफेक्टेड होंगे और एसिमेट्री भी हो सकते हैं, मैनी आर एसिमेट्रिकल, वन मोर अफेक्टेड, मतलब 4 लिम्स हैं तो एक साइड वाली ज़्यादा अफेक्टेड हो सकती है, दूसरी साइड कम अफेक्टेड हो सकती है। इसको हम डबल हेमिप्लीजिया भी कहते हैं। हेमिप्लीजिया का यही मतलब होता है ना, एक आधी साइड पे पैरालिसिस है तो ये डबल हेमिप्लीजिया हो सकता है। डायप्लीजिया में इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लिम्स विद आर्म्स मच लेस अफेक्टेड दैन दी लेग्स। और डायप्लीजिया में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्स विद आर्म्स मच अफेक्टेड दैन लेग्स, या तो दोनों आर्म्स अफेक्टेड होते हैं या दोनों लिम्स अफेक्टेड होती हैं। और तो उसने हमें बता दिया है आर्म्स इतने ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होते बनिस्बत लेग्स ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। ट्राइप्लीजिया में 3 आ जाते हैं लिम्स, हेमिप्लीजिया में हाफ साइड ऑफ द बॉडी हो जाती है, मोनोप्लीजिया में ये। तो ये टोपोग्राफिक क्लासिफिकेशन है। ये जो एमसीक्यू, बस ये याद रखना है कि टेट्राप्लीजिया के अंदर आर्म्स या तो इक्वली अफेक्टेड होते हैं, थोड़े से ज़्यादा होते हैं, आर्म थोड़े से ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जबकि डायप्लीजिया अगर किसी को होता है तो उसके अंदर आर्म्स लेस अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, टेट्रा में आर्म्स ज़्यादा अफेक्टेड हैं और डायप्लीजिया के अंदर आर्म्स इतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते जितनी लेग्स होती हैं। फिर हेमिप्लीजिया की बात कर दिया हमने और मोनोप्लीजिया की। फिर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पेशेंट स्टेटस अबाउट फंक्शनल कैपेसिटी, वो काम, ये सिंपल ही बात है, मैं वैसे ही इसको पढ़ रही हूँ कि 4 क्लासिफिकेशन है कि वो काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो क्लास 1 में नो प्रैक्टिकल लिमिटेशन ऑफ द एक्टिविटी, उसको कोई लिमिटेशन नहीं है। क्लास 1 सबसे अच्छी है, मतलब वो बंदा बिल्कुल ठीक है, वो बच्चा ठीक है, उसको लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी नहीं हुई, वो घर के काम कर सकता है, मतलब थोड़े बहुत वो काम कर सकता है, लिमिटेशन कोई नहीं हुई। क्लास 2 के अंदर स्लाइट और मॉडरेट लिमिटेशन होगी, थोड़ी सी ज़्यादा लिमिटेशन, उसकी जो एक्टिविटी है वो लिमिट हो गई है। क्लास 3 में मॉडरेट, तो पहले वाले के अंदर तो नो लिमिटेशन थी, दूसरे वाले में स्लाइट से मॉडरेट और तीसरी वाले में मॉडरेट टू ग्रॉस लिमिटेशन आ गई। और क्लास 4 के अंदर इनएबिलिटी टू कैरी ऑन एनी यूजफुल फिजिकल एक्टिविटी, और क्लास 4 जब आएगी उसके अंदर तो वो बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर पाएगा। तो ये फंक्शनल कैपेसिटी के लिहाज से थी। और फिर आ जाती है थेराप्यूटिक नीड्स की, कितनी थेरेपी चाहिए। नॉट रिक्वायरिंग एनी ट्रीटमेंट, क्लास 1 ठीक है तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत कोई नहीं। क्लास 2 में रिक्वायरिंग मिनिमल ब्रेसिंग एंड मिनिमल थेरेपी। क्लास 2 में से हमें क्या बताया, मिनिमल सी ब्रेसिंग चाहिए होगी, थोड़ी बहुत ब्रेसिंग लगा दो और थोड़ी बहुत थेरेपी कर दो। 3 के अंदर ब्रेसिंग चाहिए और सर्विसेज भी चाहिए सेरेब्रल पाल्सी टीम की, रिक्वायरिंग ब्रेसिंग। ऊपर तो मिनिमल ब्रेसिंग थी लेकिन इसके अंदर ब्रेसिंग चाहिए और सर्विसेज भी चाहिए। और क्लास 4 में कह रहे थे रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड द ट्रीटमेंट, बहुत लंबा देर के लिए, क्योंकि वो क्लास 4 में है, ग्रेड 4 में है और उसको ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल चाहिए होगी। हाँ जी, बस इतना ही पढ़ना था हमने। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।